बरसात में गरीब परिवार की बकरा ईद। या अल्लाह, ये देखो घर की क्या हालत बना रखी है इन बच्चों ने। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर इन दोनों बच्चों का क्या करूं। अम्मी जान, अब हम बच्चे हैं और नहीं खेलेंगे तो हम क्या करेंगे अम्मी जान? हाँ अम्मी जान, बहुत जोर से भूख लगी है। अम्मी जान, आपने हमारे खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? नहीं बच्चों, जाओ तुम बाहर खेलो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के चलते घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, छत से तो पानी टपक रहा है। चल सलमा, जल्दी से जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ पानी की बाल्टी और छोटे बर्तन लगा दो। ठीक है अम्मी जान, अभी लगा देती हूँ। सलमा अपनी सास की बात सुनकर पानी टपक रही जगह पर बर्तन लगा देती है, जिससे घर में पानी पानी होने से बच जाता है। जिसके बाद सलमा खाना बनाने रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ पर खाने का एक दाना तक नहीं होता। अरे ये क्या, खाना कैसे बनाऊं? घर में तो राशन ही खत्म हो गया है। अब क्या करूं? हैदर भी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। कुछ ही देर में कुल्हाड़ी लेकर हैदर घर में आता है। अच्छा हुआ जी, आप आ गए। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है। अब क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आज तो ज्यादा पैसे भी नहीं मिले लकड़ियाँ बेचकर, लेकिन तुम सब्र करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहने के बाद हैदर पानी पीकर वापस से राशन खरीदने के लिए चला जाता है। और मियाँ भैया, ये लो आपका सामान, जो आपने कहा सब कर दिया है। महबूब भाईजान, आज पैसे नहीं है, कल जब पैसा कमाऊंगा तो आपके सामान के पैसे चुका दूंगा। अरे मियाँ भैया, पहले के तो पैसे आपने अभी तक नहीं चुकाए, ऊपर से आपको पता है बकरा ईद आने वाली है। मेरे घर पर भी सभी के लिए मुझे तोहफे खरीदने हैं और एक बकरा भी लेना है ईद के लिए। अगर मैं ऐसे ही उधार देता रहूंगा तो मेरी ईद पर मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? महबूब भाईजान, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे घर पर तो मेरे बच्चे सुबह से भूखे ही बैठे हैं। ये सुनकर महबूब कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद हैदर राशन लेकर घर पर आ जाता है। घर आने के बाद उसके दोनों बच्चे उससे पूछते हैं, अब्बू आप आ गए? अब्बू आप हमारा बकरा कब लाओगे? मुझे भी हमारे बकरे को सजाना है। अब्बू, आप जल्दी से हमारा बकरा भी ले आओ ना अब्बू। बच्चों, जैसे ही तुम्हारे अब्बू पैसा कमाएंगे वैसे ही वे तुम्हारे लिए बकरा ले आएंगे। झूठ बोल रहे हो आप अब्बू। हर साल आप नाजिमा भाभी के घर से बकरे का गोश्त लेकर आते हो, कभी हमारे घर पर बकरा क्यों नहीं आता? हमें दूसरों से क्यों मांगना पड़ता है? अब्बू, मेरे दोस्त फैज के अब्बू भी बकरा लेकर आए हैं, आप भी लेकर आओ ना अब्बू। तभी वहाँ सलमा आती है और कहती है, अरे बच्चों चलो, अपने अब्बू को अभी थोड़ा आराम करने दो, थक गए हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सलमा के कहने पर उसके दोनों बच्चे अपने खेलों में लग जाते हैं, लेकिन बेचारा हैदर अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके मन में एक ही बात चलती रहती है, अल्लाह अपने बंदों की तरफ देख, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं और अपने बच्चों की ख्वाहिश को मारना नहीं चाहता, मेरी किस्मत का ताला खोल दे अल्लाह। हैदर यहाँ से परेशान हो रहा था तो वहीं सलमा भी सभी के लिए खाना बनाकर ले आती है। उस दिन के बाद से हैदर कड़ी मेहनत करने लगता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद हैदर इतना नहीं कमा पाता जितने में वो एक बकरा खरीद सके। चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, अपनी पूरी एड़ी का जोर लगाने के बाद भी एक बकरा नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी उसे उसके दरवाजे के बाहर एक बकरा मिलता है। अरे ये बेचारा बकरा किसका है? शायद ये बकरा अपने मालिक से दूर हो गया है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ सलीम और रुखसार आ जाते हैं। अरे वाह अब्बू, आप हमारे लिए बकरा ले आए। अब तो मेरे पास भी एक बकरा आ गया है, अब मैं इसको सजाऊंगी अपनी सहेली के बकरे जैसे। और मैं तो इसके साथ बहुत सारा खेलूंगा, क्योंकि एक दिन ये बेचारा चला जाएगा। आज से ये मेरा दोस्त और इसका नाम मैं कुकू रखूंगा। वे दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं बकरे को देखकर, लेकिन तभी उस बकरे का असली मालिक आता है और उस बकरे को ले जाता है और दोनों भाई बहन उसे जाते हुए देखने लगते हैं। माफ करना बच्चों, इतने पैसे नहीं कमा पाया जिससे तुम्हारे लिए एक बकरा ला पाता। 2 दिन बाद बकरा ईद आ जाती है और गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वे सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और सब बकरे खरीद रहे होते हैं।
ये देखकर रुखसार और सलीम बहुत मायूस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर में पानी टपकने लगता है। या अल्लाह, कम से कम आज के दिन तो हमारे ऊपर रहम बख्श देता। एक तो हम पहले ही गरीब है, ऊपर से ये बारिश। सलमा और रुबीना टपकती हुई जगह पर बर्तन लगा देते हैं। सलमा अपने बच्चों के लिए कुछ पकवान चूल्हे पर बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को हैदर दूसरे के घर पर बना हुआ बकरा ले आता है, जिसे देखकर उसके दोनों बच्चे गुस्से में खाना ही नहीं खाते। या मौला, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे? ऐसे दिन देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास ही बुला ले। हैदर अल्लाह को याद करते हुए अपनी हालातों में सुधार की मांग करता है। तभी एक आदमी उसके दरवाजे के बाहर आता है। हैदर पूरी नमाज अच्छे से पढ़कर दरवाजा खोलने जाता है। ओहो, देखो तो, जब भी नमाज का टाइम होता है तभी कोई ना कोई आ जाता है। ऐसा बोलकर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, दरवाजे के सामने वही आदमी खड़ा होता है। अरे आप तो वही हो ना जिसका उस दिन बकरा खो गया था? हाँ, तुम्हारी ही वजह से मुझे उस बकरे से बहुत कमाई हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने वो बकरा खरीदा, फिर मैंने उसे अच्छे दामों में बेचा, जिसके बाद फिर मैंने एक सस्ता बकरा खरीदा और उसे ज्यादा पैसे में बेच दिया। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ये लो, मैं तुम्हें उपहार के तौर पर ये बकरा देना चाहता हूँ। वो आदमी हैदर को वो बकरा देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हैदर उस बकरे को ऊंचे दाम पर बेचकर उन पैसों से सस्ता बकरा खरीदता है और फिर उसे ज्यादा पैसों में बेच देता है। इसे ही वह कई बार करता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब मेरे पास खुद का काम करने के लिए पैसे हैं। देखते ही देखते बकरा खरीदना और बेचना, इस काम से हैदर अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर देता है और अगली ईद के लिए खूब पैसा इकट्ठा कर लेता है। फिर से जब बकरा ईद आती है तो हैदर अपने बच्चों की पसंद का खाना और उनको एक बकरा लाकर दे देता है। अब हैदर अपने काम को करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ममता की फैमिली एक जॉइंट फैमिली होती है, जिसमें ममता की 3 बेटियां आशा, रानी, माही और 2 बेटे विवेक, विशाल, उनकी पत्नियां काजल, टीना और ममता की बहन दीपा और उसके 2 बेटे रोहित, मोहित और ममता और उसका पति अरुण रहते थे। जॉइंट फैमिली होने की वजह से कभी इनके परिवार में बहुत प्यार होता तो कभी परिवार में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बहू, ओ बहू, कितना समय लगेगा नाश्ता लाने में? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना साथ में ही मिलेगा। नहीं मौसी जी और माँ जी, आपको सुबह का नाश्ता सुबह ही मिलेगा और दोपहर का खाना दोपहर में ही मिलेगा। लेकिन काजल और टीना बहू, आज नाश्ते में इतनी देर ही कैसे हो गई? माँ जी, हमारा परिवार 4 लोगों का तो है नहीं जो नाश्ता आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाए। इतने लोग हैं घर में और हम खाना बनाने वाले बस 2, तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ माँ जी, टीना सही कह रही है, हम दोनों आखिरकार कितना काम करेंगे? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब इस उम्र में हम काम करें? माँ जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं, हम बस ये कह रहे थे कि अगर हमारे साथ आशा, रानी और माही भी काम में हाथ बटा लेंगी तो इसमें क्या बुराई है। भाभी, आप तो जानती हैं ना कि हमें कॉलेज जाना होता है और कॉलेज के बाद हमारी क्लासेस भी होती हैं, तो हम घर के काम कैसे कर सकते हैं? हाँ भाभी, और मेरी तो डांस क्लासेस भी होती हैं। अगर कोई हमारे घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता तो कम से कम बाहर के काम में तो हाथ बटा दे। रोहित और मोहित, तुम दोनों घर के जितने भी बाहर के काम होते हैं वो कर लिया करो, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी। भाभी, आप तो जानती हो ना कि मुझे क्रिकेट मैच खेलना जाना होता है, तो मैं कैसे बाहर का काम कर पाऊंगा। और भाभी, मुझे तो विवेक को विशाल भैया के साथ दुकान पर जाना होता है, तो मैं तो बाहर का काम कर ही नहीं सकता। सबको हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके काम से बचना ही होता है। देखा भाभी, ये लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, जब भी इन्हें कोई काम दो तो कोई ना कोई बहाना मार कर निकल ही जाते हैं। हाँ टीना, तुम ठीक कह रही हो, इस फैमिली में हम बहू बनकर आए थे और अब नौकरानी बनकर रह चुके हैं। मुझे तो पहले से ही जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी, लेकिन अब देखो ऐसा लग रहा है कि किसी परिवार में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में रह रहे हूँ। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो, पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर में दर्द हो जाता है। इतने बड़े परिवार के होने के बावजूद भी टीना और काजल ही पूरे घर को संभालती थी। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई भी इनकी मदद नहीं करता था। सुनील जी, वो मैं सोच रही थी कि हम एक काम वाली रख लेते हैं। अब मुझसे और टीना से घर के इतने सारे काम अकेले नहीं हो पाते हैं। अगर नौकरानी हो जाएगी तो हम पर काम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा।
काजल बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना आजकल मेरा और विशाल का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी काम वाली को रख सकें, तो इसलिए कुछ महीने तुम और टीना थोड़ा एडजस्ट कर लो। मेरी माँ ने ठीक ही कहा था कि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में शादी मत कर, लेकिन मैं तो प्यार में अंधी हो गई थी। शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। कहाँ मेरे मायके में सिर्फ हम 3 लोग थे और कहाँ यहाँ पूरा का पूरा कुटुंबा बसा हुआ है। लेकिन काजल, जॉइंट फैमिली में रहने से प्यार बढ़ता है। और एक बात बताओ, अगर हम अलग रहते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई तो घर में होना चाहिए ना। तुम और तुम्हारी ये बातें, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कुछ काम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत काम है। मैं चली खाना बनाने। अरे लेकिन काजल सुनो तो। काजल दिन भर का सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती है। काजल अपने पति की एक बात नहीं सुनती। ऐसा ही कुछ हाल टीना और उसके पति विशाल का भी होता है। टीना डार्लिंग, जरा एक कप चाय तो बना दो, तुम्हारे हाथ के चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, दिन भर तो यही काम है मेरा। पूरा दिन घर का काम करो और रात में भी चैन नहीं। रात में भी इन्हें चाय पीनी है। एक दिन चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे तुम। इतना गुस्सा? मैं तो मजाक कर रहा था। भला इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। टीना और काजल घर की जिम्मेदारियों को संभाल संभाल कर थक चुके थे। टीना और काजल के मायके में ज्यादा लोग नहीं थे। उनकी सिंगल फैमिली थी, जिस वजह से उनको सिंगल फैमिली में ही रहने की आदत थी। शादी के बाद इतने बड़े परिवार को संभालने में उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, काजल बहू, ओ काजल बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? तेरे ससुर जी 10 किलो गेहूं लेकर आए हैं, तो जाकर उन्हें धोकर सुखा दे। उसके बाद उन्हें पीसकर उनका आटा बना दियो। क्या? 10 किलो गेहूं, वो भी धोकर सुखाकर उनका आटा बनाना है? हाँ बहू, जल्दी से जाकर गेहूं धोकर सुखा दे। आज धूप अच्छी कितनी निकली है, तो गेहूं भी सूख जाएंगे। अगर बारिश हो गई ना तो न जाने गेहूं कब धुलेंगे और कब सूखेंगे। हे भगवान, ये मैं कैसे घर में फंस गई हूँ। एक तो सुबह से घर का काम करो, इतने लोगों का खाना बनाओ, कोई भी हाथ नहीं बटाता। अब ऊपर से 10 किलो गेहूं धो और इनका आटा बनाओ। इंसान हूँ या घर मशीन? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? जा जल्दी। माँ जी, लेकिन मैं इतने सारे गेहूं अकेले कैसे पीसूंगी? अब तो जानती है ना घर में कितने सारे काम होते हैं। तो क्या हुआ बहू, तो टीना बहू को ले जा, वो तेरा हाथ बटा देगी काम में। ठीक है माँ जी। अब टीना और काजल दोनों ही मिलकर गेहूं साफ करती हैं। मैंने तो सोचा था कि घर में से कोई मेरे साथ गेहूं साफ करेगा, लेकिन इन्होंने तो तुम्हें ही भेज दिया। अब यहाँ गेहूं साफ करें या घर के बाकी काम करें? टीना और काजल अब घर के काम करके बहुत थक चुकी थी। ज्यादा काम करने की वजह से दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहुओं को? वो ठीक तो है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है ज्यादा काम करने की वजह से इन दोनों की तबीयत खराब हो गई है और इन्हें काफी वीकनेस भी हो गई है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, बस आप इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 1 हफ्ते तक ये बेड रेस्ट ही करें। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार टीना और काजल के लिए काफी दुखी होता है और सबको ये एहसास हो जाता है कि अगर वो सब मिलजुल कर घर के सारे काम साथ में करते तो आज काजल और टीना की ऐसी हालत नहीं होती। काजल और टीना की तबीयत खराब होने की वजह से घर के सारे काम बाकी सभी लोगों ने मिलकर करना शुरू कर दिया और सारा परिवार टीना और काजल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। अपने परिवार को अपना इतना ख्याल रखता देख टीना और काजल बहुत खुश होती हैं। मुझे तो लगता था कि आप सभी लोगों को हमारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं गलत सोच रही थी। नहीं मेरी बहुओं, तुम गलत सोच रही हो। बहुओं का फर्ज होता है घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना। यही सोचकर मैंने तुम दोनों को ही घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुमको भी आराम की जरूरत है। इसलिए अब से मैंने ये सोचा कि हम सब लोग काम आपस में बांट लेंगे, जिससे कि किसी पर भी काम का ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टीना और काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ममता का सारा परिवार मिलजुल कर ही घर के और बाहर के सारे काम करता, जिससे काजल और टीना पर काम का किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ता।